यूक्रेन रूस की जंग में अब वो वक्त आ चुका है जब अलायंस पार्टनर की एंट्री होगी। हालांकि ये कोई ऐलान नहीं है, लेकिन आधिकारिक संकेत है जो दिए हैं रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। और संकेत ये है कि रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बेलारूस में करने जा रहा है। यानी न्यूक्लियर जंग के हालात बनाने के लिए पुतिन ठीक वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जो अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मोर्चे पर अपनाई। अब सवाल यह है कि पुतिन का आखिर इरादा क्या है। देखिए इस सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। वॉर की तैयारी, वेपन्स की लिस्ट हुई जारी। पुतिन का बेलारूस प्लान, एंड वेपन तैनाती का ऐलान। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जो अतीत में विनाशक कल्पना का आधार था। ये वक्त है सर्दी के बाद पिघल चुकी बर्फ से नम जमीन को सुखाकर बंजर करने वाले बारूद की तबाही का। और अब चौंकाने वाला खुलासा ये है कि वो अतीत की कल्पना का आधार बेहद मजबूत है। बारूदी बवंडर भी तबाही मचाने के लिए उठ चुका है। यानी चंद दिनों में न्यूक्लियर तबाही मचाने के लिए सुपर पावर एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे और उनके साथ होंगी वो अलायंस कंट्रीज जो बतौर सहयोगी अपनी तबाही खुद तय कर चुके हैं। यानी रूस और अमेरिका तो इस जंग में अब आमने सामने हैं ही, इनके साथ वो देश भी टकराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो इनके गठबंधन में बने हैं। इनमें अमेरिका के सहयोगी के रूप में नाटो के सदस्य और नाटो की सदस्यता के लिए अपील करने वाले देश शामिल हैं। लेकिन अब तक रूस के अलायंस पार्टनर के रूप में भूमिका निभाने वाले भी खुले तौर पर सामने आने के लिए तैयार हैं। और इसमें पहला नाम आता है बेलारूस का। आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ नाम के लिए स्वायत्त देश, जहां पुतिन के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यूक्रेन जंग में अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस का साथ पहले ईरान ने दिया, चीन ने भी सीक्रेट तरीके से हथियार भेजे, लेकिन बेलारूस वो देश है जिसने पहले दिन से रूस को अपनी धरती का इस्तेमाल करने दिया। इसीलिए वॉर फ्रंट पर बेलारूस को कभी अलग करके नहीं देखा गया। लेकिन बेलारूस अलग नहीं है, अब तो इसका प्रमाण खुद पुतिन दे रहे हैं। दरअसल सर्दी के बाद विनाशकारी जंग के लिए बेलारूस का इस्तेमाल होगा, ये तैयारियों से पता चल चुका था। लेकिन तैयारी का पैमाना कितना बड़ा होगा इसका अनुमान किसी को नहीं था। अब तैयारी है बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार शिफ्ट करने की, यानी न्यूक्लियर वॉर के दौरान यूरोप में अमेरिकन सर्विलांस को गुमराह करने की। रूस से न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। तैनाती के तहत न्यूक्लियर बेस बेलारूस को बनाया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बेलारूस को न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस एक्शन के तहत न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मिसाइल और बॉम्बर्स भी बेलारूस में तैनात होंगे। जंग के लिए बेलारूस की जमीन का अब सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि बेलारूस खुद जंग में एंट्री कर रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा का निर्माण
बेलारूस में होगा, उसके बाद ही वेपन्स का डिप्लॉयमेंट होगा। लेकिन सवाल ये है कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का आधार रूस क्या बनाएगा? जवाब खुद प्रेसिडेंट पुतिन की जुबानी सुनिए। हमने पहले ही बेलारूस को जेट से लैस किया है। वहाँ जंगी हथियारों के इस्तेमाल के लिए 10 तरह के जेट तैयार हैं। हमने उन्हें सिकंदर मिसाइल भी सौंपी है। अब 3 अप्रैल से हम वहाँ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा हम न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा का निर्माण शुरू करेंगे। हम अपने न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में ठीक उसी तरह तैनात करेंगे जैसे अमेरिका ने यूरोप में इसकी तैनाती की है। यानी पुतिन ये दावा कर रहे हैं कि मॉस्को और मिन्स्क स्टार्ट संधि का उल्लंघन किए बिना न्यूक्लियर तैयारी करेंगे, जिसमें वेपन्स भले ही बेलारूस में तैनात होंगे लेकिन उन पर कंट्रोल रूस का होगा। लेकिन क्या ये संभव है? क्या रूस से न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड करने वाले बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको की आक्रामकता दुनिया के लिए खतरा नहीं बनेगी? और क्या तुर्की की तरह बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स पर अधिकार नहीं कर सकता? दरअसल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट रूस की नई रणनीति है। न्यूक्लियर हथियार बेलारूस के लिए सुरक्षा की गारंटी है। अब बेलारूस पर हमला भी रूस पर ही हमला माना जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार की तैनाती से रूस का गठबंधन भी मजबूत नजर आएगा। वहीं तैनाती के लिए बनाए जा रहे आधारभूत ढांचे और तय किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम से अमेरिका को सीधा संदेश ये दिया जा रहा है कि अब ठीक वैसा ही दहशत का माहौल बनाया जाएगा जैसा यूरोप में रूस को टारगेट करके अमेरिका ने अपने अलायंस देशों के साथ बनाया है। यानी रूस अपने एक कदम से पूरी दुनिया में सनसनी फैलाने के लिए तैयार है। कैसे? इसे यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकानों के विश्लेषण से समझिए। पूरे यूरोप में रूस को टारगेट करके अमेरिका ने नाटो सदस्य के रूप में बेल्जियम में क्लेन ब्रोजेल, जर्मनी में बुचेल, इटली में अवियानो और खेदी, नीदरलैंड्स में वोल्केल और तुर्की के इनक्रिलिक में बने बेस पर ही न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्बर और मिसाइल तैनात किए हैं। इनके अलावा ब्रिटेन के लैग्नेट, जर्मनी के नॉर्वेनिक और रैमस्टेन, ग्रीस के इराक्सोस और तुर्की के बालिकेसर और एकिन की बेस पर भी न्यूक्लियर तैनाती की थी। लेकिन न्यू स्टार्ट संधि के कारण यहाँ से अमेरिका ने अपना एटमी जखीरा खाली कर दिया। अब मुमकिन है कि गुप्त रूप से अमेरिका ने और भी कई जगहों पर न्यूक्लियर अड्डे बनाए हों, लेकिन रूस का सिर्फ एक कदम अमेरिका की इस तैयारी को कई कदम पीछे धकेल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पास हाइपरसोनिक स्पीड है। न सिर्फ बैलिस्टिक और क्रूज बल्कि हाइपरसोनिक स्पीड वाला इंटरकॉन्टिनेंटल ग्लाइडिंग व्हीकल भी मौजूद है, जो रूस के न्यूक्लियर वेपन्स को सीधे अमेरिका पर गिरा सकता है और उन्हें रोकने की क्षमता अमेरिका में नहीं है। बेलारूस में 1 जुलाई तक न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा तैयार कर ली जाएगी। इसी के साथ ही जो न्यूक्लियर हथियारों के वॉरहेड्स हैं वो भी बेलारूस में तैनात कर दिए जाएंगे। रूस की रणनीति ये है कि पहले शुरुआती दौर में सिकंदर मिसाइल के वॉरहेड की तैनाती की जाए और उसके बाद में हालात को देखते हुए आगे की रणनीति का फैसला लिया जाए। इसका साफ मतलब है कि न्यूक्लियर वॉर का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। बस इस माहौल में अब तक इंतजार है तो एक ऐसे एक्शन का जो तबाही के बवंडर को उठाने की चिंगारी का काम करेगा। अब ये रूस की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से, लेकिन तय है कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा जरूर। दरअसल रूस के अलायंस में चीन भी न्यूक्लियर ताकत रखने वाला देश है और इस अलायंस की सबसे बड़ी ताकत है हाइपरसोनिक स्पीड, जो पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं देशों के पास है। इसलिए अमेरिका इस स्पीड को हासिल करने तक खामोश है, लेकिन जैसे ही उसे कामयाबी मिल जाएगी वैसे ही ये खतरा बढ़ जाएगा और पुतिन इस खतरे को बढ़ने से पहले रोकना चाहते हैं। इसलिए बेलारूस में तैनाती की तैयारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन बेलारूस में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन तैनात करने नहीं जा रहे हैं, वो बेलारूस में 10 घातक वॉर प्लेन भी डिप्लॉय करने जा रहे हैं। पुतिन ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया है ये वो फाइटर जेट हैं जो परमाणु हमला करने में माहिर हैं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने ये न्यूक्लियर ऑर्डर क्यों दिया? क्रेमलिन के इस फैसले से वॉशिंगटन क्यों परेशान है? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर भी एटमी वॉर करने वाले हैं? हर सवाल का जवाब हमारी इस वॉर रिपोर्ट में है।
लुकाशेंको में सबसे विध्वंसक डील हो गई है। ये सर्वनाश का समझौता है, ये न्यूक्लियर कोहराम का करार है। इसी मसौदे के तहत पुतिन ने तो खतरनाक ऐलान किया। पहला, बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती। दूसरा, बेलारूस में परमाणु लड़ाकू विमानों का डिप्लॉयमेंट। रूस और बेलारूस का ये वो फैसला है जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और नाटो दहशत में है। बाइडेन को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पुतिन के विनाशक कदम को रोके तो कैसे रोके। पुतिन एक तो नहीं बल्कि 10 विध्वंसक एयरक्राफ्ट बेलारूस भेजने जा रहे हैं। ये वो लड़ाकू विमान है जो एटमी मिसाइलों से लैस है। ये वो जेट हैं जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को बियाबान बना सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर बेलारूस में पुतिन ने अपना एटमी एयरक्राफ्ट भेजने का फैसला क्यों किया? आखिर इसके पीछे मॉस्को का मकसद क्या है? असल में ये पुतिन की वॉर स्ट्रेटजी है। वो एक तीर से एक साथ कई निशाने लगा रहे हैं। बेलारूस रूट से यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। क्रेमलिन न सिर्फ इसका प्लान बना चुका है बल्कि अटैक की पूरी तैयारी हो चुकी है। बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती भी इसी बात का ऐलान कर रहा है कि रूस युद्ध का मैदान बदलने वाला है। यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से स्ट्राइक करने वाला है। पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव और लवीव पर कब्जा जमाना चाहते हैं। पुतिन के कब्जा प्लान का आगाज बेलारूस फ्रंट से ही होगा। जिस भी दिन रूस कीव पर कब्जा कर पाएगा उसी दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। पुतिन जीत जाएंगे, ज़ेलेंस्की हार जाएंगे। पुतिन अपने इसी प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया के रूट से यूक्रेनी सेना को लगातार वेपन सप्लाई हो रहे हैं। बेलारूस की तरफ से हमला कर पुतिन इस सप्लाई रूट को काटने वाले हैं। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला है कि रूसी फौज जैसे यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार करेगी, अमेरिका और नाटो रूस के खिलाफ एटमी युद्ध छेड़ देंगे। नाटो खतरे से निपटने के लिए पुतिन बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन वॉर रेडी कर रहे हैं। दरअसल यूरोप के कई देशों में अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। युद्ध की स्थिति में अमेरिका इन्हीं हथियारों से रूस पर हवा बोलेगा। ये बात पुतिन को पता है, इसलिए उन्होंने बेलारूस में एटम तैनात करने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है अगर अमेरिका या नाटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ने की हिमाकत करेंगे तो पुतिन बिना देर किए विनाश का बटन दबा देंगे। सबसे पहले अमेरिका के उन एटमी हथियारों को खत्म करेंगे जो उसने यूरोप में तैनात कर रखे हैं। इसके बाद
क्रेमलिन से यूक्रेन और अमेरिका को तबाह करने का खतरनाक फरमान जारी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को हिरोशिमा नागासाकी पार्ट 2 बनाने की तैयारी चल रही है। पुतिन ने इसका ऐलान कर दुनिया को डरा दिया है। अब अगर ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को टैंक के लिए यूरेनियम गोले दिए गए तो रूस इसका ऐसा जवाब देगा कि कीव में चारों तरफ तबाही ही तबाही का दृश्य नजर आएगा। पूरा यूक्रेन एक रेडियो एक्टिव सेंटर में तब्दील हो जाएगा, जहां बिना किसी परमाणु धमाके के ही न्यूक्लियर वॉर जैसा विनाशक मंजर होगा। महाविनाश वाले ये परमाणु बादल अब कीव के आसमान में मंडरा रहे हैं। यूक्रेन में भी हिरोशिमा नागासाकी जैसी तबाही के संकेत दुनिया को डरा रहे हैं। रूस और पश्चिमी देश दोनों तरफ से विनाशक युद्ध की तैयारी है और अब जंग में यूक्रेन को यूरेनियम टेस्टिंग ग्राउंड बनाने की बारी है। पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने खुली चुनौती दी है कि अगर ब्रिटेन ने डेप्लीटेड यूरेनियम के गोले कीव को सप्लाई किए तो रूस की तरफ से भी इसका ऐसा ही विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कीव को यूरेनियम के गोले मिले तो रूस भी यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में डेप्लीटेड यूरेनियम के हथियार तैनात करेगा। यूके के यूरेनियम गोलों के जवाब में पुतिन ने भी बड़े पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है। मॉस्को अपने घातक बैटल टैंक T-80BB को अपग्रेड करने जा रहा है। इस टैंक में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं कि ये डेप्लीटेड यूरेनियम के गोले दागने में सक्षम हो सके। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेप्लीटेड यूरेनियम के गोले के इस्तेमाल से किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधि का भी कोई उल्लंघन नहीं होता है। पुतिन को शायद इसकी जानकारी है, इसलिए वो पहले ही कह चुके हैं कि वो कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। दरअसल ब्रिटेन की रक्षा राज्य मंत्री एनाबेल गोल्डी ने कहा था कि यूके यूक्रेन को डेप्लीटेड यूरेनियम के गोले सप्लाई करेगा। ब्रिटेन चैलेंजर 2 टैंक के साथ ये शेल भेज रहा है जो आर्मर्ड व्हीकल को भेदकर पिघला सकते हैं। अब रूस यूक्रेन के बीच इस यूरेनियम फाइट का अंजाम क्या होगा ये भी समझ लीजिए। यूरेनियम के इस्तेमाल से यूक्रेन रेडियो एक्टिव सेंटर में तब्दील हो जाएगा। यूरेनियम वाले गोलों के इस्तेमाल से रेडिएशन फैलेगा और लोग कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार बनेंगे। लेकिन शायद अंजाम की किसी को परवाह नहीं है, बल्कि युद्ध में एक दूसरे को मात देने के लिए हर तरह के प्रलंकारी हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डेप्लीटेड यूरेनियम होता क्या है। रिएक्टर या न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए संवर्धित किए जा चुके यूरेनियम के बचे अवशेष को डेप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। उस अवस्था में यूरेनियम बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। इसको टैंक के गोलों में भरकर उन्हें कठोर बनाया जाता है। यूरेनियम से भरे गोले आर्मर्ड व्हीकल का कवच घेर देते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम से भरे टैंक शेल जब दुश्मन टैंक से टकराते हैं तो वहां पर भयंकर विस्फोट होता है। 538 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है। टैंक का आर्मर चटक जाता है, लेकिन इस दौरान कम मात्रा में रेडिएशन भी फैलता है। पुतिन के खासम खास बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी यूरेनियम गोलों के इस्तेमाल पर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने कहा है, यूरेनियम एम्यूनिशन पर रूस का जवाब खतरनाक होगा। रूसी ट्रूप्स पर इन हथियारों के इस्तेमाल का अंजाम भीषण होगा। दुनिया रूस का जवाब देखेगी और ये पश्चिमी देशों के लिए सबक होगा।
तो रूस और बेलारूस मिलकर बैटलफील्ड में ऐसी जंगी ज्वाला भड़काएंगे जो पूरी दुनिया को विनाश के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देगी। एक तरफ यूक्रेन वॉर में यूरेनियम का बारूद जमा हो रहा है, दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के पूरी तरह खात्मे का प्लान तैयार कर दिया है। पुतिन यूक्रेन का पूरी तरह सफाया करना चाहते हैं और यूक्रेन को कब्रिस्तान में बदलना चाहते हैं। रूस की एफएसबी इंटेलिजेंस की लीक ईमेल से जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन में जघन्य नरसंहार की तैयारी शुरू कर दी है। लीक ईमेल्स के मुताबिक रूस यूक्रेन की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, ताकि इसके बाद कीव में अपने हिसाब से मन मुताबिक सरकार को बिठाया जा सके। इसके लिए घर घर जाकर तलाशी ली जाए और लोगों को डिटेंशन कैंप में लाया जाए। इसके लिए पुतिन एक मर्डर मशीन ऑपरेशन चलाने का मंसूबा पाल रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर लोगों की तलाश की जाएगी और फिर उन्हें डिटेंशन कैंप में लाकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस तरह पूरे यूक्रेन में दहशत फैला दी जाएगी। पूजा नरसंहार भी लोग अब तक भूले नहीं होंगे, जब सैकड़ों की तादाद में बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक बात तो साफ है कि यूक्रेन युद्ध में कीव और मॉस्को की तरफ से एक दूसरे को झुकाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। पश्चिमी देशों की मदद ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत ढाल प्रदान की है। अब यूरेनियम गोलों का इस्तेमाल इस जंग को एक अलग फेज में ले जाएगा। पुतिन पहले ही पश्चिमी देशों को अपने तेवर दिखा चुके हैं कि वो इसे न्यूक्लियर कंपोनेंट वाले हथियार मानेंगे। यानी यूक्रेन वॉर में यूरेनियम की एंट्री से दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका परिणाम परमाणु विनाश होगा। ये रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। सबसे बड़ी टैंक वॉर शुरू होने वाली है। पुतिन विध्वंसक प्रहार के लिए तैयार है। पुतिन ने जो नई टैंक स्ट्रैटेजी तैयार की है, वो पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी तगड़ी बताई जा रही है। यूक्रेन को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से मिलने वाले टैंक्स के मुकाबले रूस करीब 4 गुना ज्यादा टैंक बनाने जा रहा है। इन टैंक को रूस जल्द ही जंग मैदान में उतारेगा। तो क्या ये टैंक वॉर संभावित वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी होगी? आप भी देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम की टैंक ब्रिगेड पर पुतिन करेंगे निर्णायक प्रहार। वेस्ट की टैंक टैक्टिक्स पर पुतिन का ब्लूप्रिंट पहली बार। पुतिन का टैंक ट्रायंगल बाइडेन से कितना घातक? क्या संभावित वर्ल्ड वॉर से बड़ी होगी टैंक वॉर? पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रूसी प्रेसिडेंट ने यूक्रेन और समर्थक पश्चिमी देशों की ताकत को चूर-चूर करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो ऐलान किया है, वो यूक्रेन और अमेरिका को भी टेंशन देने वाला है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की टैंक स्ट्रेटजी बाइडेन से 400% मतलब 4 गुना बढ़कर है। यूक्रेन युद्ध का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें टैंकों से वॉर का एक खास और अलग चैप्टर होगा। यूक्रेन युद्ध में अब तक टैंकों से हमले का अलग ही सीन दिखा है, जिसने दोनों तरफ की सेनाओं के हौसले में कई गुना बढ़ोतरी की है। जब 1 साल बाद भी दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है, तो इस बीच रूस टैंकों से बड़ी जंग की तैयारी में है।
जंग के बीच रूस 1600 नए टैंक बनाएगा। यूक्रेन को पश्चिम से मिलने वाले टैंक से रूस करीब 4 गुना ज्यादा टैंक बनाएगा। रूस सैकड़ों टैंकों को अपग्रेड करने की तैयारी में है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बात का ऐलान खुद रशियन स्टेट टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में किया है। पुतिन ने यूक्रेन को पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई पर जोरदार हमला भी बोला। पुतिन ने दो टूक लहजे में कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देकर रूस को नहीं हरा सकते। पुतिन ने कहा कि रूस के पास पश्चिम को जवाब देने के लिए कई साधन और हथियार हैं। हथियारों का जखीरा पड़ा हुआ है जिसका अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन की वॉर स्ट्रेटजी को लेकर जो अनुमान जताया वो भी गौर करने लायक है। पुतिन के मुताबिक अमेरिका हर महीने लगभग 14 से 15,000 शेल्स का उत्पादन करता है। यूक्रेनी सेना हर दिन 5,000 गोले तक का इस्तेमाल करती है। ऐसे में इतनी डिलीवरी कितने दिनों में होगी और यूक्रेन उन गोलों से कितने दिनों तक युद्ध लड़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। रूस अब नए सिरे से हमले की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में रूस में टैंकों का निर्माण तेजी से चल रहा है। रूस से किसी और देश से टैंक खरीदने की जगह अपने ही देश में टैंकों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के तमाम कारखानों में टैंकों और गोले बारूद के निर्माण के लिए 24 घंटे काम चल रहा है। रूस का लक्ष्य है कि युद्ध में अब तक जितने टैंक बर्बाद हुए हैं उतने ही जल्द से जल्द बना लिए जाएं, ताकि आने वाले समय में रूस पश्चिमी देशों की टैंक ब्रिगेड का मुकाबला आसानी से कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी डिफेंस लाइन तैयार की है। नीपर के पश्चिमी तट से बेलारूस बॉर्डर तक रूस ने अत्याधुनिक टैंकों और सेना की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी डिफेंस लाइन है। कहा जा रहा है कि रूस की ये वॉर स्ट्रेटजी पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले लेपर्ड, चैलेंजर ब्रैडली और AMX टैंक जैसे विध्वंसक हथियारों का मुकाबला करने की तैयारी है। पता है कि पश्चिमी देशों से अभी और टैंक यूक्रेन को दिए जाने वाले हैं। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना पर टैंकों से बारूद की घनघोर वर्षा होगी। इसी को देखते हुए रूस में कॉर्नर ई और मेटिस एंटी टैंक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। 800 लॉन्चर और 4,000 एंटी टैंक मिसाइलों को डिफेंस लाइन पर लगाया जा चुका है। पुतिन के नए ऐलान और युद्ध के मौजूदा हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जंग की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन से जारी जंग के बीच जैसे ही रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों की बेलारूस में तैनाती का ऐलान किया, वैसे ही वॉर जोन के हालात बदल गए। तय हो गया कि अब जंग में अकेला रूस नहीं उतरेगा, ना ही विदेशी हथियारों के सहारे यूक्रेनी फोर्स अकेली जंग लड़ेगी, बल्कि इस बात पर मोहर लग गई कि आने वाले दिनों में टकराव अलायंस पार्टनर के बीच देखने को मिलेगा। और इसका सीधा संकेत दे रही है नॉर्डिक कंट्रीज, जिसकी पुष्टि ब्रिटेन के नेतृत्व में 9 देश करने जा रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। का रुख सख्त, नेटो कंट्री में दहशत। यूक्रेन के बारूदी रण में रूस की तरफ से तबाही की तरफ बढ़ने का संकेत मिलते ही दूसरे मुहाने पर हड़कंप मच गया। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान करते ही नेटो भी एक्शन में आ गया। अब पुतिन को तबाही का बवंडर उठाने से रोकने के लिए हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो रूस पर दबाव बनाने के लिए जरूरी माने जा रहे हैं। इन्हीं कदमों के तहत शुरुआती एक्शन
अमेरिका ने पुतिन पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी नार्डिक देशों पर सौंपी और नार्डिक कंट्रीज का एक्शन मोड ऑन हो गया है। पुतिन के ऐलान के बाद शुरुआती एक्शन के तहत नार्डिक देशों ने पहला कदम उठाया जंग की आग को और भड़काने का, ताकि रूस को उसके दुश्मन अलायंस में शामिल करीबी देशों की ताकत का एहसास कराया जा सके। और इसके लिए स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने मिलकर एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को अंजाम देने का फैसला ले लिया। यानी इंटीग्रेटेड नार्डिक एक ऐसी शील्ड की कल्पना कर रहा है जो वक्त आने पर नेटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ अपने ऑफेंसिव एक्शन को अंजाम दे सके। यानी वो देश जो अमेरिकन अलायंस के पार्टनर हैं, वो बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन तैनाती के ऐलान के बाद चौकन्ने हो चुके हैं। इतने चौकन्ने कि भविष्य की विनाशकारी आशंका से निपटने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने के एग्रीमेंट पर साइन भी कर चुके हैं। और ये इंटीग्रेटेड एयरफेयर एक्सरसाइज इस एग्रीमेंट का एक पार्ट होगी। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि रूस के खिलाफ तैयारी का मोर्चा इतना छोटा भी नहीं है। असीमित वॉर जोन में एक्शन के लिए तैयारी का दायरा बहुत बड़ा है। ब्रिटेन, स्वीडन, कनाडा, नीदरलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और फिनलैंड ने भी रूस की तरफ से उठ रहे बारूदी बवंडर को देखते हुए ब्रिटेन के नेतृत्व वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूक्रेनी फोर्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर ली है। मतलब साफ है, ये सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि भविष्य की वो तैयारी जिसमें यूक्रेन के अंदर एक इंटीग्रेटेड फोर्स रूस के खिलाफ जंग में उतरेगी। लेकिन यह भी तय है कि अगर रूस के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खुला तो रूस न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगी और तय है कि ये होकर रहेगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस के खिलाफ बारूदी एक्शन की तैयारी का दायरा हर दिन विस्तार पा रहा है, जिसका सबूत है यूक्रेन को बड़े पैमाने पर मिलने वाले वो हथियार जो रूस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दरअसल रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को पोलैंड 4 MiG-29 जेट दे चुका है। स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को 4 MiG-29 हैंडओवर कर दिए। जर्मनी से जेपर्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन यूक्रेन को मिल चुकी है। वही जर्मनी 40 स्मार्टेड फाइटिंग व्हीकल देने जा रहा है। स्पेन भी बहुत जल्दी लेपर्ड टैंक की खेप भेजने वाला है। स्वीडन ने यूक्रेन को $600 मिलियन के वेपन देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें लेपर्ड टैंक, 14 आर्चर आर्टिलरी सिस्टम और करीब 100 मिसाइल शामिल। इसके अलावा अमेरिका भी वक्त से पहले अब्राम्स टैंक और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भेजने जा रहा है। मतलब साफ है कि पुतिन के न्यूक्लियर ऐलान के बाद तबाही के बादल और ज्यादा गहरा गए। इसलिए नार्डिक कंट्रीज ने दबाव बनाने की तैयारी के तहत एक्शन ले लिया। वही दूसरा एक्शन ब्रिटेन के नेतृत्व में 9 देश लेने जा रहे हैं। बाकी कसर पूरी करेगी हथियारों की वो खेप जो यूक्रेन की ताकत को बढ़ाएगी। लेकिन तब भी रूस को रोक पाना करीब करीब नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन ने अमेरिका और नेटो के खिलाफ एक और बड़ा खेल कर दिया है। मॉस्को ने ईरान की मदद से सीरिया का वॉर फ्रंट खोल दिया है। पुतिन ने के इशारे पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिका के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। इस जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने बाइडेन ब्रिगेड को सीरिया में क्यों फंसाया? इसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजी दरअसल क्या है? जिसका डर था वही हो गया। जिस महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा था वो सच हो गया। जिस महाविनाश की आशंका थी वो शुरू हो चुकी है। दो कट्टर दुश्मनों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे को खत्म करने निकल पड़े हैं। दोनों देशों में विनाशक युद्ध सीरिया में शुरू हो चुका है। सीरिया का वॉर फ्रंट खुला तो अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध के मैदान में कूद पड़े। अब दोनों देशों में भीषण और भयानक लड़ाई हो रही है।
के राष्ट्रपति बशर अल असद ने जो कुछ कहा है उससे जंग की ज्वाला और भड़कने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद असद ने ऐलान किया कि अमेरिका सीरिया में आतंकी कैंप चला रहा है। रूस और चीन ही अमेरिका का इलाज कर सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। असद का ये विस्फोटक बयान उस वक्त आया है जब सीरिया में अमेरिका और ईरान के बीच खतरनाक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की शुरुआत 23 मार्च से तब हुई जब ईरान समर्थित ग्रुप ने अमेरिकी बेस पर ईरानी ड्रोन से बड़ा हमला किया। ईरानी ड्रोन से हुए इस हमले में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई जबकि 6 घायल हो गए। अमेरिका पर हमला हुआ तो बाइडेन ब्रिगेड ने भी पलटवार कर दिया। हमले के जवाब में अमेरिका ने F-15 फाइटर जेट से ईरानी बेस पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के 11 सैनिक मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर 10 मिसाइल दागी। शुक्रवार को ईरान समर्थक ग्रुप ने एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर हमला किया। इस बार 3 ड्रोन और 5 रॉकेट से अमेरिकी बेस को टारगेट किया। अमेरिका का दावा है कि उसने 3 में से 2 ड्रोन को मार गिराया। ईरान के अटैक से अमेरिका आग बबूला है। बाइडेन ने ईरान को तबाह करने के ऑर्डर दे दिए हैं। बाइडेन के बयान से रईसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तेहरान ने कहा है कि अमेरिकी सेना सीरिया में न सिर्फ अवैध तरीके से रह रही है बल्कि लोगों पर जुल्म ढा रही है। अगर अमेरिकी सेना सीरिया से नहीं भागेगी तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये कि सीरिया में महायुद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट खुल चुका है। ईरान और अमेरिका में आर पार की लड़ाई हो रही है। इस सब के पीछे पुतिन का दिमाग है। पुतिन ने बाइडेन को सीरिया में उलझा दिया है। अब वो यूक्रेन को तबाह करने वाला महाविस्फोट करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। यूक्रेन को अमेरिका ने अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। यूक्रेन के जंगी मैदान में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हथियारों की ताकत परखी जा रही है। अमेरिका ने कीव की मदद के लिए अपने रडार सिस्टम फायर फाइंडर को सौंपा है, तो टक्कर में मॉस्को की तरफ से ज़ूपाक 2 रडार सिस्टम यूक्रेन को मात देने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुई इस रडार वॉर का परिणाम कितना घातक होता है। और रूस में रडार वॉर, फायर फाइंडर्स वर्सेस ज़ूपार्क। टकराने वाले यूएस रूस वेपन, दुनिया की बढ़ने लगी टेंशन। रडार वॉर, कौन किस पर भारी, विनाशक युद्ध की शुरू तैयारी। ये वीडियो रूस के खिलाफ यूक्रेन के विध्वंसक हमले का है। दावे के मुताबिक डोनेस्क में किए गए हमले में यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के ज़ूपार्क 2 रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने इसे रशियन आर्मी के लिए बड़ा झटका बताते हुए अटैक का वीडियो जारी किया है। रूस के ज़ूपार्क 2 रडार सिस्टम को उस वक्त नेस्तनाबूद किया गया जब क्रेमलिन के दावे के मुताबिक 2 दिन पहले रशियन फोर्स ने 24 घंटे के भीतर यूक्रेन के 3 AN/TPQ-37 फायर फाइंडर्स रडार सिस्टम को उड़ाया था। डोनेस्क, जेपोरिजिया और बेलोजियोर्का में हुई अलग अलग स्ट्राइक में 3 सिस्टम्स को तबाह किया गया था। फायर फाइंडर रडार सिस्टम अमेरिका ने कीव की मदद के लिए सौंपे हैं। यानी यूक्रेन युद्ध अमेरिका, पश्चिमी देशों और रूस के हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है, जहां एक दूसरे के खिलाफ अपने हथियारों की टेस्टिंग हो रही है और अमेरिकी रूसी हथियारों की टक्कर हो रही है। अब आपको बताते हैं कि रूस का ज़ूपार्क 2 और अमेरिका का फायर फाइंडर रडार सिस्टम कितना घातक है।
रूस का ज़ूपार्क 2 मोर्टार और होवित्जर गनफायर की दिशा पता लगाने में सक्षम है। यूएस का फायर फाइंडर रडार सिस्टम आर्टिलरी, रॉकेट और मोर्टार लोकेट करने में सक्षम है। ज़ूपार्क 2 17 किलोमीटर तक 82 से 120 मिलीमीटर तक के आर्टिलरी शेल्स डिटेक्ट कर सकता है। फायर फाइंडर नॉर्मल रेंज तक आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर डिटेक्ट करने की ताकत रखता है। ज़ूपार्क 2 12 किलोमीटर की दूरी तक 105 से 155 मिलीमीटर के शेल्स डिटेक्ट कर सकता है। फायर फाइंडर 9 मील तक आर्टिलरी को डिटेक्ट कर सकता है। ज़ूपार्क 2 22 किलोमीटर तक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। फायर फाइंडर 11 मील तक मोर्टार डिटेक्ट कर सकता है। ज़ूपार्क 2 45 किलोमीटर तक टैक्टिकल मिसाइल को भी डिटेक्ट करने की ताकत रखता है। फायर फाइंडर 15 मील तक रॉकेट को डिटेक्ट करने की ताकत रखता है। ज़ूपार्क 2 मोर्टार, कैनन, आर्टिलरी, रॉकेट और टैक्टिकल मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। ज़ूपार्क के मुकाबले फायर फाइंडर की रेंज कम है। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और तुर्की की आर्मी पहले से अमेरिका के फायर फाइंडर रडार सिस्टम का इस्तेमाल करती रही है। अब देखना ये है कि रडार वॉर का अंजाम आखिर क्या होता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन को जीत दिलाते हैं या रूस अपने हथियारों के साथ पश्चिमी देशों समेत यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल में सड़कों पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक कानून को लेकर इजराइल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी उथल-पुथल मच गई है। लोगों के विरोध प्रदर्शन को मिल रहे समर्थन की वजह से इजराइल की नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सड़क पर 6.5 लाख लोग। आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार। ताकतवर लीडर के खिलाफ ऐतिहासिक प्रोटेस्ट। इजराइल में बगावत, नेतन्याहू पर आफत। इजराइल के इतिहास में इस विरोध प्रदर्शन किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरी हुई है। लोगों के जुबान पर नारे हैं, आक्रोश के अंगारे हैं। पुलिस लोगों को खदेड़ने में जुटी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से बस नहीं हो रहे हैं। इजराइल में यह विरोध प्रदर्शन एक कानून को लेकर हो रहा है। इजराइल में नए कानून के खिलाफ पिछले करीब 2 महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के लोगों को पिछले 2 महीनों से जिस प्रस्तावित कानून के पास होने की आशंका थी, वो कानून इजराइल की संसद ने गुरुवार को पारित कर दिया। दरअसल न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों में से पहले कानून को पारित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस नए कानून से देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि नया कानून इजरायली प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पारित किया गया है। इजराइल के विपक्ष का यह भी मानना है कि नया कानून नेतन्याहू के पक्ष में बनाया गया और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और गौर करने वाली बात यह भी है कि इजरायली संसद से यह कानून ऐसे वक्त में पारित किया गया है जब सड़कों पर इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की संसद से पास हुए नए कानून को लेकर नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर आ गई है। इस मुद्दे पर उनके ही कुछ मंत्रियों के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए। कानून में बदलावों को लेकर नेतन्याहू सरकार के प्रस्ताव से इजराइल पिछले 75 साल में पहली बार बड़े लोकतांत्रिक संकट से घिरता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बात उस बवंडर की जिससे अमेरिका के एक राज्य में बहुत ही डरावना दृश्य है। मिसिसिपी में हवाओं की ऐसी सुनामी आई है कि 160 किलोमीटर तक विनाश नजर आने लगा है। तूफान के सामने जो कुछ आया वो तबाह हो गया। अमेरिका का कहना है कि मिसिसिपी में कुदरत ने इतना बड़ा कोहराम इससे पहले कभी नहीं मचाया।
तूफान आया कि सुपर पावर अमेरिका पस्त हो गया। एक बवंडर उठा तो अमेरिका का एक राज्य खंडहर बन गया। स्टॉर्म और टॉर्नेडो की राह में जो आया तहस नहस हो गया। बर्बादी का दिल दहला देने वाला ये मंजर अमेरिका के मिसिसिपी राज्य का है। यहाँ 160 किलोमीटर तक ऐसा ही विनाश नजर आ रहा है। भयानक बवंडर आया तो सब कुछ तबाह हो गया। इमारतें ढह गईं, पेड़ और खंभे उखड़ गए, गाड़ियां उड़ गईं, बिजली की लाइनें बर्बाद हो गईं। बर्बाद इमारतों के ऊपर तमाम गाड़ियां पहुंच गईं। मिसिसिपी में इस वक्त सिर्फ मलबा और मातम है। तूफान की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग घायल हैं। तमाम जिंदगी अब भी मलबे में दबी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट में इमरजेंसी घोषित कर दी है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर चल रहा है। मिसिसिपी इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा बवंडर आने वाला है। ये वो तूफान होगा जिसकी चपेट में 2 करोड़ की आबादी आएगी। इस चेतावनी के बाद अमेरिका हाई अलर्ट हो गया है। लोगों को सावधान और सतर्क किया जा रहा है ताकि कुदरत की मार से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग अब इंसानी बस्तियों तक पहुंच गई है। जंगल की आग को बुझाने के लिए आर्मी ऑफ फायर फाइटर्स 4 दिन से लगे हैं, लेकिन आग है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये स्पेन के जंगल में लगी आग की भयानक तस्वीरें हैं। स्पेन के पूर्वी कैस्टलोन प्रोविंस में लगी आग कयामत खा रही है। आग की लपटें वालेंसिया रीजन में जंगल के पास रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। विनाशकारी आग ने अब तक 3000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैले जंगलों को चपेट में ले लिया है। आग इतनी भीषण है कि सरकार की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। 2 दिन पहले जब आग फैलना शुरू हुई थी, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 हेलीकॉप्टर और 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स को काम में लगाया था। आग पर कंट्रोल नहीं हुआ तो और हेलीकॉप्टर और प्लेन आग बुझाने के काम में लगाए गए। अब तक पानी की बौछार करने वाले 18 प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को काम में लगाया जा चुका है, लेकिन आग बुझने के बजाय 8 कस्बों के पास वाले इलाकों में फैल गई, जिसके बाद आग को काबू करने के लिए स्पेनिश आर्मी को तैनात किया गया है। आग बेकाबू होने के बाद 1500 लोगों को बाहर निकाला गया है। इन लोगों को रेड क्रॉस द्वारा तैयार किए गए शेल्टर्स में रखा गया है। स्पेन के मौसम विभाग के मुताबिक आग लगने की सबसे बड़ी वजह मौसमी उतार चढ़ाव है। स्पेन में इस मौसम में उम्मीद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। स्पेन में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे ह्यूमिडिटी 30% से नीचे आ गई है। स्पेन में 1960 के मुकाबले औसत तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तेज गर्मी और ह्यूमिडिटी की कमी ने आग को भड़काया है। ये पहली बार नहीं है जब स्पेन के जंगलों में आग भड़की हो।